स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये पसंद आता है ये वीडियो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं या कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये एक सीरीज का एक हिस्सा है। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई तो ब्रिटिश संसद उस पर कंट्रोल करने के लिए प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो एक सीरीज चलाई कि उन्होंने समय समय पर अधिनियम पारित किए, एक्ट पारित किए कि उस पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए। उसी का एक हिस्सा 1813 का चार्टर एक्ट है। तो इसमें देखिए जो मुख्य मुख्य प्रावधान है हम उन पर चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और यहाँ पर व्यापार करना है तो कोई अनलिमिटेड उनको अधिकार नहीं दिए गए कि आप जाके कितने समय तक व्यापार करो। वो एक टाइम लिमिट, समय अवधि के लिए ही ये परमिशन दी गई कि आप यहाँ जाकर इतने सालों के लिए व्यापार करोगे। फिर उसको समय समय के साथ में बढ़ाया गया। तो यहाँ पे जो है 1813 में भी वो समय अवधि समाप्त हो रही थी तो इसको एक बार फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया कि अगले 20 वर्षों तक आप यहाँ फिर से भारत में आप व्यापार कर सकते हो। फिर अगला प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक एकाधिकार, इससे पूर्व क्या था दोस्तों? व्यापारिक एकाधिकार को समझते हैं हम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई तो इंग्लैंड में ये इनको परमिशन दी गई कि इंडिया में जब आप जाके व्यापार करोगे तो आपके एकाधिकार होंगे। एकाधिकार का मतलब है कि इंग्लैंड से आपका कोई भी वहाँ पे कंपटीशन के लिए कोई और फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति वहाँ आके जो है व्यापार नहीं करेगा। आप अकेले हकदार हो वहाँ पर व्यापार करने के लिए, केवल इंग्लैंड की तरफ से। तो ये था उनका व्यापारिक एकाधिकार जो अब यहाँ 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इंग्लैंड से और भी लोग और दूसरी कंपनियां भी अब यहाँ आकर व्यापार कर सकती है। इस अधिनियम में यह छूट दी गई। तो एक तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में कटौती थी। लेकिन इसमें दो चीज़ों पर छूट दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि एक तो चाय, यानी जो पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार है चाय का वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। पूर्वी देशों में भारत भी था, इंग्लैंड के हम पूर्व में हैं इसलिए हम जिस प्रकार से अमेरिका और यूरोप इन सब देशों को पश्चिमी देश कहते हैं तो वो हमें पूर्वी देश कहते हैं। तो कहा कि पूर्वी देशों के साथ चाय का जो है व्यापारिक एकाधिकार वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बना रहेगा। और एक चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार, यानी इस अधिनियम से ठीक पूर्व तक जो स्थिति भारत के संदर्भ में थी कि कोई और कंपनी जो है या कोई और व्यक्ति आके यहाँ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उन्होंने रख दी चीन के संदर्भ में कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ चीन में व्यापार करेगी। फिर देखिएगा भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो व्यापार करने के लिए आए, बाद में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। तो जब वो एक शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे तो उन्हें कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे लोगों की भाषा अलग थी, जो कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको फेस करने में उन्हें बहुत, भाषा एक बड़ा एक कारण था। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें लगा कि हमें जो है अपने तरीके से लोगों को तैयार करना पड़ेगा, हमें ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी, ऐसी शिक्षा का एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जैसे हमारा बिजनेस और हमारा जो शासन है वो अच्छा चल सके। तो इसीलिए उन्होंने बजट रखा कि हम हर साल भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को तैयार कर पाएँ। तो कई बार ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिवर्ष कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 1 लाख रुपए। फिर देखिए इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जब यहाँ पे वो आए तो व्यापार तो कर ही रहे थे, राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरे, तो कहीं ना कहीं यूरोप और इंग्लैंड के निवासियों में ये भावना रहती है कि हम नस्लीय रूप से हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म दूसरे लोगों से बेहतर हैं, अच्छा है। तो जब यहाँ पे लोगों को देखते तो उन्हें लगता है कि ये धार्मिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, संस्कृति इनकी बहुत ही निम्न कोटि की है।
तो वहाँ पे अपने ईसाई मिशनरीज को उन्होंने परमिशन दी कि आप यहाँ पे आइए और इन लोगों को अपने धर्म का प्रचार करते हुए, धार्मिक शिक्षा देते हुए इन्हें सभ्य बनाइएगा। तो ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति दी गई ईसाई धर्म के प्रचार की भारत में। किस अधिनियम में? 1813 के अधिनियम में। इस तरह के सवाल पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, इस एक्ट के द्वारा बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण मंडल था उसकी शक्तियों को परिभाषित किया गया और उनका विस्तार भी किया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से ये स्टार्ट हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, तो एक साथ तो हो नहीं सकता था दोस्तों। जैसे जैसे वो व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थी, जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पे चल रही थी। तो बाद में ये भी एक प्रॉब्लम आई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में कितनी शक्तियाँ हैं, उनका अर्थ क्या है, तो परिभाषित किया गया और उनका विस्तार भी इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। यहाँ पे संवैधानिक स्थिति का अर्थ ये है दोस्तों कि इस अधिनियम के माध्यम से ये बताया गया कि ये जो भारत है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ जहाँ शासन स्थापित किया है, इसकी जो सर्वोच्च शक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन में निहित है। यानी इसका जो राजनीतिक मुखिया है वही हैं जो इंग्लैंड का मुखिया है। तो ये भी भारत पर जो संवैधानिक स्थिति थी, अंग्रेजों ने पहली बार ये स्पष्ट रूप से इस अधिनियम में उन्होंने क्लियर किया था। अगला प्रावधान दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लेन देन और राजस्व खातों को अलग अलग किया गया। यानी पहले एक ही अकाउंट में सारा हिसाब रखा जाता था, क्योंकि इनका जो मुख्य मकसद था वो व्यापार करने के लिए आए थे। फिर यहाँ की अव्यवस्था देखी, आपसी फूट देखी, तो उन्हें राजनीतिक सत्ता भी उन्होंने हथिया ली। तो वो जो सारा एक गोलमाल था कि जो पैसा टैक्स के रूप में ले रहे हैं ना, और राजाओं से संधि के रूप में ले रहे हैं, या जो भी हैं और पैसा आ रहा है, राजस्व हो चाहे व्यापार का मुनाफा हो, ये सब चीज़ें एक ही अकाउंट में जाते थे। अब यहाँ पे अलग कर दिया कि व्यापारिक लेन देन का हिसाब अलग रखा जाए और जो शासन से जो राजस्व के रूप में जो प्राप्ति होती है उसका हिसाब अलग रखा जाए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक था। कि ये जो 3 गवर्नर वाले क्षेत्र थे, बाद में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो बाद में गवर्नर और उनकी काउंसिल को ये अधिकार दिया गया कि आप अपने अपने अधिकार क्षेत्र के लिए कानून बनाइए और अच्छी शासन व्यवस्था चलाइएगा। लेकिन इस अधिनियम में ये किया गया कि आप जो विधियाँ बनाते हो, जो कानून बनाते हो आप लोग, उन विधियों का, उन कानूनों का अनुमोदन जरूरी है। और वो अनुमोदन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा या इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप गवर्नर जनरल को अपॉइंटमेंट कर सकते हो, जो गवर्नर हैं मद्रास और बम्बई के, उनको आप अपॉइंटमेंट कीजिएगा, प्रधान सेनापति नियुक्त करें। लेकिन ये बहुत अनलिमिटेड शक्तियाँ नहीं थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसमें भी अनुमोदन जरूरी था ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर, उनका अनुमोदन लेने के बाद वह इनकी नियुक्ति कर सकती थी कंपनी। तो एक तरीके से लगातार ये जो अधिनियम, ये चार्टर एक्ट इसीलिए लाए जा रहे थे कि प्रशासन को व्यवस्थित किया जाए और इसको लंबे समय तक बना के रखें और इसका जितना लाभ हो सके उतना लाभ कमाना था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में भी आप बताइएगा, और अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्य जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एकेडमिक क्लासेस में भी हैं तो आप उन्हें, उनके साथ में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।